हाँ, चलो शुरू करते हैं फिर। तो आज जो हम सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं उसका नाम है फाइनेंशियल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं तो ये सीए इंटर में भी है, ये सीएमए इंटर में भी होता है और यही सीएस एग्जीक्यूटिव में भी होता है। ठीक, ये सब्जेक्ट यानी कि तीनों प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ाया जाता है। सीए इंटर की बात करूं तो ग्रुप 2 का पेपर नंबर 6 बोला जाता है। वैसे ग्रुप 2 का पेपर नंबर 3, बट सीए इंटर का पेपर नंबर 6, जिसका नाम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये दोनों हो गए। ठीक, अगर मैं सीएमए इंटर की बात करूं तो सीएमए इंटर के भी ग्रुप 2 में कवर किया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बीडीए के नाम से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बीडीए के नाम से। और सीएस एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 1 में होता है कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड एफएम। तो कहता है कि तीनों में है, साथ वाला बदल गया बट एफएम तो तीनों में ही है और यही एफएम तीनों में सेम है। ठीक, तो यहाँ पर जो एफएम है, यहाँ जो एफएम है और यहाँ जो एफएम है, ये तीनों सेम है। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है, जैसे यहाँ पर हमारा एफएम 50 मार्क्स का रहने वाला है, एसएम भी 50 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें हमारे एफएम की वेटेज 80 मार्क्स हो जाती है, बीडीए की वेटेज 20 मार्क्स हो जाती है और इधर 50-50 रहता है। ठीक, तो सर यहाँ पर एफएम की वेटेज 80 मार्क्स है तो क्या हमें सेम एफएम पढ़ना है? नहीं, इसमें एफएम में कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा ऐड कर देता है। जैसे कैश फ्लो, कैश फ्लो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? अकाउंट्स में। सीएमए वाले इनको कहाँ पढ़ाते हैं? एफएम में। कैश फ्लो के साथ एक फंड फ्लो सब्जेक्ट टॉपिक है, वो डाल देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ और टॉपिक ऐड कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी वेटेज कितनी हो जाती है? 80 मार्क्स। ठीक, बट वैसे ओवरऑल देखा जाए तो एफएम हमारा एक ही है, सेम है सबके लिए, बस एक दो चैप्टर्स का डिफरेंस रहेगा। ठीक, चलो, तो अब मैं बात करता हूं किसकी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो टर्म्स है, एक टर्म है फाइनेंशियल, एक टर्म है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब क्या? किसी भी चीज को मैनेज करना, किसी भी चीज को मैनेज करना। किसको मैनेज करना? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल यानी कि फाइनेंस, फाइनेंस मतलब पैसा, मनी। तो यानी कि आपको क्या करना है? आपको मनी को मैनेज करना है, आपको पैसे को क्या करना है? मैनेज। आप आगे जाके सीए बनने वाले हो या सीएमए बनने वाले हो या सीएस बनने वाले हो, कोई भी प्रोफेशनल बनने वाले हो, तो लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको पैसे को मैनेज करना आता होगा, आपको पता होगा कि पैसे को कैसे मैनेज करना है। लाइक लोग क्या करते हैं, लोग सीए सीएस सीएमए इन सब से एडवाइस लेते हैं कि अगर मेरे पास पैसा है तो उस पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करूं। ठीक है ना, उस पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल जाए। आगे जाके तुम देखोगे बहुत सारे सीए ऐसे होते हैं जो स्टॉक मार्केटिंग को अपना करियर बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ आ जाता है कि भाई कैसे हमें डिसाइड करना है कि पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना है, कहां पर नहीं। थोड़ा सा इधर। ठीक, तो हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही सिखाता है कि हमें अपने पैसे को कैसे मैनेज करके चलना है, कैसे अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे पैसा हम और ज्यादा कमा सकते हैं उससे। ठीक, तो वो सब कौन सिखाएगा हमें? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो सब हमें कौन सिखा के देगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हमारे कोर्स के लिए, तीनों ही कोर्सेज के लिए बहुत जरूरी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि अगर तुम्हें अपना पैसा मैनेज करना आ गया ना तो तुम कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें पैसे की दिक्कत हो जाए। तुम्हें अपना पैसा मैनेज करना आना चाहिए सबसे पहले। ठीक है ना, तो वो रहता है मेरा मानना। ठीक, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस की बात करेंगे, पैसे की बात करेंगे, पैसे से रिलेटेड। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट। सिर्फ इंटर इंटर लेवल के लिए नहीं, फाइनल लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फाइनल लेवल पे एक सब्जेक्ट आएगा एएफएम, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो वो तभी पढ़ पाओगे अगर तुमने बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंटर वाला अच्छे से पढ़ा होगा, तुमने बेस स्ट्रॉन्ग बनाया होगा, तो तुम क्या कर पाओगे? फाइनल का एएफएम अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक, तो ये हमारे कहां पर? फाइनल में भी जाके यूज होने वाला है। उसके बाद अगर कोई स्टॉक मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, स्टॉक मार्केटिंग में करना चाहता है, तो उसके लिए तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल मैंडेटरी है, क्योंकि उसको यहीं से सारी चीजों की नॉलेज आएगी, यहीं से सारी चीजों की नॉलेज आएगी। यहीं पर वो समझ पाएगा कि कैसे पैसा, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, वो पढ़ते थे हम टाइम वैल्यू मनी में, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, इन सब के बारे में, तो वो सब यहाँ पर डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक, स्टॉक मार्केटिंग यही तो होता है कि आज हमने इन्वेस्ट किए, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद हम वापस लेंगे तो कितना मिल रहा है, कितना फायदा हो रहा है, सब कुछ वो सब चीजें देखना। तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ के अंदर। ठीक है ना, चलो डालना हेडिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लिखना फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ सब्जेक्ट। हाँ, ये सब्जेक्ट ओवरव्यू है, अभी मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, अभी कोई चैप्टर नहीं है हमारा। ठीक,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट financial management is a subject that deals with financial management is a subject that deals with various financial matters that deals with various financial matters of of various companies of various companies फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ वेरियस कंपनी। तुम्हें एक बात बोलूं, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम बात करें ना, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो तरीके से चलता है। एक होता है कॉन्सेप्चुअल, मतलब हमें कॉन्सेप्ट भी करना है। इसके अलावा ये पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ना, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, यानी कि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले यूज होने हैं। तो फॉर्मूले अगर हमने याद कर लिया ना, हम क्वेश्चन तो ऐसे सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन सोल्व करने की दिक्कत है ही नहीं। क्वेश्चन क्योंकि इसमें फॉर्मूले हैं और फॉर्मेट्स है, यानी कि आपको एक इनकम स्टेटमेंट बनानी है, उसके बेस पे कुछ फॉर्मूले लगाने हैं, वो लगा के तुम क्वेश्चन तो सोल्व कर पाओगे, बट हमें कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है ताकि हम उसको यूज कर पाए, समझ आए कि वो फॉर्मूला बन कैसे रहा है। क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ गया, तो वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है, फॉर्मूला पे कैसे अप्लाई होगा, वो सारा सीखना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट पे पूरा पूरा फोकस रखेंगे, ठीक। हाँ हाँ, वही वाला, ऑलमोस्ट वही वाला, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या हेडिंग लिखी है, क्या लाइन लिखी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ सब्जेक्ट दैट डील्स विद वेरियस फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ वेरियस कंपनीज। तो अंडरलाइन करना, वेरियस फाइनेंशियल मैटर्स को और वेरियस कंपनीज को, वेरियस फाइनेंशियल मैटर्स को और वेरियस कंपनीज को। तो यहां पर उसने वर्ड क्या लिखा है? कंपनीज। कंपनीज की बात करेगा, मतलब वैसे रियल लाइफ में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कंपनीज के फाइनेंस को हैंडल करोगे, आपको सबके करने हैं, बट ये सब्जेक्ट हमें किसके करवाने सिखाएगा? सिर्फ कंपनीज के। तो इस सब्जेक्ट को हम एक और नाम दे देते हैं, लिखना एट इंटर लेवल, एट इंटर लेवल this subject can also be called as, this subject can also be called as corporate finance, corporate finance, corporate finance। क्योंकि ये सारी की सारी बात किसकी करता है? कॉर्पोरेट्स की, यानी कि कंपनीज की, ठीक। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन लिखना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनीज, two main aspects of finance, two main aspects of finance, two main aspects of finance, two main aspects, फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस। टू मेन एस्पेक्ट्स हैं, दो एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। एक बैलेंस शीट देखी हम सबने, हमने कंपनीज के केस में कौन सी देखी है? वर्टिकल वाली, कि ऊपर आती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर आते हैं एसेट्स। बट अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ टी शेप वाली की। मान लो एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है? लायबिलिटीज, और राइट हैंड साइड पे क्या होता है? एसेट्स। लायबिलिटीज मतलब क्या? जिससे पैसा आया या जिसपे पैसा गया? जिससे पैसा आया। ऑब्वियसली मैंने किसी से लोन वगैरह लिया होगा, या इक्विटी शेयर इशू करे होंगे, या प्रेफरेंस शेयर इशू करे होंगे, तो पैसा लिया होगा तभी तो वो लायबिलिटी साइड में आ रहा है, तभी तो वो कहां आ रहा है? लायबिलिटी साइड में आ रहा है। तो हम यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो लायबिलिटी साइड है, उसको लायबिलिटी ना पढ़ के हम उसको पढ़ते हैं प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स। प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स बनाना एक बार इतना, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स। तो लाइबिलिटी साइड को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स। तो ये वैसे हमारी लाइबिलिटी साइड होती है, बट हम इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या बोल देते हैं? प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स। और एसेट साइड पे फिर क्या होगा? कोई आइडिया? प्रोक्यूरमेंट यानी कि पैसा ले तो यहां से लिया, तो यहाँ क्या करेंगे? पैसे को खर्च करेंगे, पैसे को खर्च करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। उसको क्या बोला जाता है? इट्स इफेक्टिव
यूटिलाइजेशन, इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। तो यानी कि यहां पर हम पैसा लेंगे और यहां पर उसका क्या कर देंगे, यूटिलाइजेशन कर देंगे, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। ठीक, तो ये हो गया हमारा असेट्स। तो क्या कहते हो लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आएगा, एक तो कैपिटल आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी, जो भी हमने किससे, ओनर से पैसा लिया, जिसको हम कैपिटल बोल देते हैं। या कैपिटल से भी अच्छा एक वर्ड अगर मैं एफएम में यूज करूं तो क्या होता है, इक्विटी। इक्विटी मतलब ओनर्स फंड। इक्विटी यानी कि ओनर्स फंड, जो पैसा ओनर ने लगाया, इसमें आपका इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ जाएगा, इसमें आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाएगा, इसमें आपके रिजर्व एंड सरप्लस भी आ जाएंगे, क्योंकि वो भी किसके होते हैं, ओनर के। रिजर्व एंड सरप्लस सारे किसके होते हैं, ओनर्स के। तो इक्विटी, इक्विटी या फिर ओनर्स फंड, इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल की बात नहीं कर रहा। इक्विटी वर्ड का मतलब क्या हो गया कि आपकी कंपनी की ओनर्स का कितना फंड है, और ओनर कौन होते हैं, इक्विटी शेयर भी और प्रेफरेंस शेयर भी, तो दोनों का इसमें आ जाएगा। ठीक, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें से माइनस हो जाते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस और फिक्टिशियस असेट्स, ये होता है इक्विटी। यानी कि कोई भी इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर का पैसा, प्रेफरेंस शेयर का पैसा, या फिर कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएंगे, और उसमें से अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट पता क्या होता है, बताओ क्या होता है, एग्जांपल नहीं मतलब, क्या कह रहे हो, नहीं, गुडविल वगैरह, एक सेकंड देना, बस एक सेकंड देना। गुडविल तुम कह रहे हो जो खुद से जनरेट किया है, 12th क्लास के अकाउंट्स याद है, उसमें क्या पढ़ते थे कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में कहीं नहीं दिखाते, याद आ रही है ये लाइन, लेकिन फिक्टिशियस एसेट तो एसेट साइड में दिख रहा होता है। हाँ, कुछ बोल रहे थे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो तो फिर पीएनएल में जाने चाहिए ना, एसेट किस बात के, ऐसे तो फिर सारे खर्चे हैं, रेंट अगर इनकर ही ना करूं तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। हाँ, और बताओ फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, एग्जाम्पल नहीं मतलब जानना है, एग्जाम्पल तो बता दोगे, चलो एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, फिर तुम मतलब बता देना। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, वो पड़ा होगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, वो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, तो क्या होते हैं सब, इनसे आगे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होगा। ऐसे तो फिर मान लो इस महीने का रेंट, मैंने यहाँ का रेंट पे किया, उससे इस महीने बेनिफिट हो गया, आगे कोई नहीं हुआ, तो इसको क्या मैं फिक्टिशियस एसेट बोल दूं, और कुछ, चलो फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे एसेट्स जो एक्चुअल में एसेट्स नहीं है, लेकिन ड्यू टू अकाउंटिंग जर्नल एंट्री आपके वो डेबिट साइड में बचे हुए हैं। जैसे मान लो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, मान लो जब मैंने बिजनेस शुरू करना था ना, उस टाइम पे मैंने कुछ खर्चा किया, बट उस खर्चे को मैं एक साथ पीएनएल से राइट ऑफ नहीं कर रहा, उस खर्चे को मैं एक साथ पीएनएल से राइट ऑफ नहीं कर रहा, मैं किस उसको टुकड़ों में राइट ऑफ करूंगा, या मान लो 5,000 का खर्चा हुआ, मैं उसको 5 साल में राइट ऑफ करूंगा पीएनएल में। तो पहले साल मैंने एंट्री क्या पास की होगी, देखना मैंने एंट्री पास की होगी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 5,000 और 5,000, ये उतारना मत, जस्ट समझा रहा हूँ। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, 5,000 5,000 की होगी, लेकिन मैंने पीएनएल से राइट ऑफ सिर्फ कितना किया होगा, 1,000, तो मैंने एंट्री क्या पास की होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना, 1,000 1,000। तो इस केस में जो मेरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट कितने से हुआ, 5,000 से, क्रेडिट कितने से हुआ, 1,000 से, तो अभी भी डेबिट साइड में कितने बच गए, 4,000, डेबिट साइड में कितना बच गया, 4,000। तो यानी कि ये डेबिट साइड में बचा हुआ है, और अभी मैंने पीएनएल से राइट ऑफ नहीं करा, मतलब ये मेरा बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, और डेबिट साइड है तो किस साइड दिखाओगे, असेट साइड। तो ये एक्चुअल में कोई एसेट नहीं है, बट ड्यू टू अकाउंटिंग एंट्री हमारा ये एसेट बन रहा है। ठीक, जो डेफर हो जाते हैं, ठीक, तो ये सारे आते हैं इसके अंदर। चलो, तो ये सारे हमारे इक्विटी में आएंगे, हालांकि आगे जाके अभी हम इसके बारे में, इक्विटी वगैरह के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि क्या होते हैं, ठीक है ना। तो कैपिटल या फिर ओनर्स, या ओनर्स फंड बोल दो या इक्विटी बोल दो, एक तो ये आ जाएगा, दूसरा क्या होगा,
डेट। दूसरे क्या होंगे? डेट। डेट मतलब क्या? आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। आउटसाइडर्स लाइबिलिटी यानी कि हमने कोई लोन वगैरह लिया कहीं बाहर से, डिवेंचर्स इशू कर दिए, कोई लोन ले लिया, वो सब हमारा किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। ठीक सर, हमने पढ़ा था लाइबिलिटी साइड में दो आती है, एक आती है नॉन करंट लाइबिलिटी, एक आती है करंट लाइबिलिटी। ठीक, लेकिन डेट का मतलब क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी। डेट का मतलब क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी। तो सर यहाँ पर करंट लाइबिलिटी भी आएगी क्या? अकाउंट्स में बिल्कुल सही पढ़ा है तुमने, इक्विटी कैपिटल कैपिटल वगैरह आती है, फिर डेट्स आते हैं यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी, और फिर करंट लाइबिलिटी आती है। बट एफएम ना, एफएम क्या करता है? एफएम करंट लाइबिलिटीज को यहां नहीं दिखाता, एफएम करंट लाइबिलिटीज को यहां दिखाता है, किस नाम से? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस, ये नहीं बताते तो दिक्कत होती है। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो यानी कि असेट साइड के जो करंट एसेट्स और लाइबिलिटी साइड की करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, तो नेट करके वर्किंग कैपिटल से दिखा देते हैं। क्योंकि हुआ क्या, मैंने जितना ओनर ने पैसा लगाया, जितना पैसा ओनर ने लगाया वो, और जितना हमने लोन वगैरह ले लिया वो पैसा आया। मान लो फॉर एग्जांपल 60 लाख का ओनर ने पैसा लगाया, 40 लाख का मैंने लोन ले लिया, तो टोटल मेरे पास कितने हो गए? 100 लाख। उस 100 लाख से मैंने क्या किया? कुछ तो फिक्स एसेट खरीद लिए, मान लो 80 लाख के। लाख से मैंने कोई मशीन खरीद ली, कंप्यूटर खरीद लिया, कैमरा खरीद लिया, ये वो एसी खरीद लिया, ऐसे करके फिक्स एसेट खरीद लिए कितने के? 80 लाख के। अब सिर्फ फिक्स एसेट से ही थोड़ी बिजनेस चल जाएगा, मुझे अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए भी तो पैसा चाहिए। तो यानी कि उससे मैंने किस में लगा दिए? वर्किंग कैपिटल में। तो 20 लाख रुपए मैंने किस में इन्वेस्ट कर दिए? वर्किंग कैपिटल में। तो इस तरीके से हमारी एफएम की बैलेंस शीट मैच होती है। ये तरीका होता है हमारी बैलेंस शीट मैच करने का फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक, बैलेंस शीट बनेगी नहीं, बट समझाने के लिए था कि हमारा होता क्या फॉर्मेट। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या हुआ? प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स आ गया, जो लाइबिलिटी साइड हो गया। लाइबिलिटी में हम ओनर से पैसा लेंगे या लोन ले लेंगे, टोटल मिला के 100 लाख का लिया, उसमें से उसको लगा कहां दिया? यूटिलाइजेशन कहां किया? फिक्स एसेट्स में किया 80 लाख, और वर्किंग कैपिटल में किया 20 लाख रुपए। ठीक, अब सोच के देखो, मान लो ये दोनों है कंपनी के ओनर जो इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, तुम तीनों हो डेट्स, ठीक है ना, जो डेट में पैसा लगा रहे हो। अगर इन दोनों ने बिजनेस में पैसा लगाया या तुम तीनों ने बिजनेस में लोन दिया, मान लो मैं बिजनेस हूं, ये दोनों ओनर है, तुम तीनों डेट्स हो, तो इन दोनों ने बिजनेस में पैसा लगाया और तुम तीनों ने लोन दिया, तो तुम तीनों या ये दोनों क्या एक्सपेक्ट करोगे बदले में? रिटर्न्स। बदले में रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे, तो वो तुम्हारे लिए क्या है? रिटर्न। कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट। कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट, क्योंकि कंपनी को तो पे करना है ना, तो कंपनी को पे करना है कॉस्ट, तो कंपनी के लिए इनके ऊपर क्या लगेगी? कॉस्ट। इनके ऊपर क्या लगेगी? कॉस्ट। क्या कहते हो, कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? तुम्हारे लिए नहीं, हम किसके पॉइंट से सोचेंगे? कंपनी के पॉइंट से। हम किसका करने वाले हैं? एफएम पूरा मैनेज किसका कर रहे हैं? कंपनी का ना, तो हम किसके पॉइंट से सोचेंगे? कंपनी के पॉइंट से। तो कंपनी की कॉस्ट जितनी कम होगी उतना क्या है? कंपनी के लिए अच्छा है। और जब तुम एसेट्स में पैसा लगाओगे तो इस पे क्या मिलेगा? इस पे भी रिटर्न मिलेगी। एसेट्स का मतलब यही तो हुआ, मान लो अगर मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर से मुझे क्या मिल रही है? रिटर्न मिल रही है ना, कि मैं क्लासेस ऑनलाइन ले पा रहा हूँ। मैंने एक कैमरा खरीदा अगर मान लो 50,000 रुपए का, तो इस 50,000 कैमरे का फायदा क्या हुआ? मैं ऑनलाइन क्लास ले पा रहा हूँ, मैं बच्चों को रिकॉर्डिंग दे पा रहा हूँ, तो वो मेरा क्या है? रिटर्न दे रहा है ना वो एक टाइप से मुझे। तो इस पे क्या मिलेगी मुझे? रिटर्न। क्या कहते हो, ज्यादा या कम? रिटर्न क्या होनी चाहिए? ज्यादा। ठीक, बना दो ऐसे, बना लो ये पूरा ऐसे। तो ये जो पूरा सब्जेक्ट है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ट्रस्ट मी, अभी तक तुमने इसमें इंटर में जितने भी सब्जेक्ट पढ़े ना, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा मजा ना इसी सब्जेक्ट में आने वाला है तुम्हें। ठीक है ना, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सब वैसे सोल्व भी हो जाएंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। मैं कॉन्सेप्चुअल वाइज कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, जिसपे हम डिटेल में अगर कॉन्सेप्ट में जाएंगे ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है।
और छोटा सब्जेक्ट है, 2 महीने बहुत आराम से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस कितने नंबर का है, 50 नंबर का है, और एसएम अपन कर लेंगे सैटरडे संडे में खत्म, ठीक है ना। तो ये हमारा आराम से 50 नंबर का 2 महीने में बहुत इजीली खत्म हो जाता है, ठीक, तो इजीली खत्म हो जाएगा, बहुत आसान लगेगा, जनरली बहुत आसान लगेगा, ठीक। एक तो कोर्स बहुत कम है, मुश्किल से 7-8 चैप्टर है सिर्फ इसके अंदर, कोई ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, बहुत कम है। हाँ ऑलमोस्ट, बट बहुत कम लेवल पे है। चलो, तो हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की। इसी के साथ मैं तुम्हें पूरे चैप्टर पूरे सब्जेक्ट का कंटेंट बताऊंगा कि कंटेंट है क्या। एक तो हमें बैलेंस शीट को क्या करना है, एनालाइज। एक तो हमें क्या करना है, बैलेंस शीट को एनालाइज करना है। बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम्स है सबका क्या करना है, एनालिसिस। कोई आ रहेगा? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस शीट को एनालाइज करना है। बैलेंस शीट को एनालाइज करने के लिए पहला चैप्टर है हमारे पास रेशो एनालिसिस। ये हमारा एक पहला चैप्टर हो गया। आज हम इसी चैप्टर को शुरू करेंगे। पहला चैप्टर रेशो एनालिसिस। एग्जाम में 6 से 8 मार्क्स का आता है और ऑलमोस्ट कंफर्म है कि पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक। 12th क्लास में तुमने कुछ अकाउंटिंग रेशियोज के नाम से एक चैप्टर पढ़ा था, ये उसी का हायर वर्जन है। वहां पर जो अकाउंटिंग रेशियोज हम गिनी चुनी पढ़ते थे, यहाँ पर और ज्यादा पढ़ेंगे एफएम के पॉइंट से, ठीक है ना। यहाँ पर और ज्यादा पढ़ेंगे किसके पॉइंट से, एफएम के पॉइंट से। फिर हमें क्या करना है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, यानी कि मैं पैसा लूंगा तो मैं पैसा किससे लूं, ओनर से ज्यादा पैसा लूं या डेट से पैसा ज्यादा लूं, या फिर दोनों में क्या मिक्सचर बनाऊं, वो मुझे डिसाइड करना होगा। तो इसमें यहां पर आएगा फाइनेंसिंग डिसीजन। दूसरा टॉपिक हमारा क्या आ गया, फाइनेंसिंग डिसीजन। मतलब क्या कि मुझे ऐसा डिसीजन लेना है कि मैं पैसा किससे लूं ताकि मेरी कॉस्ट कम से कम आए। मेरी कॉस्ट क्या है, कम से कम, क्योंकि ओनर जो है उसका रेट अलग होगा, डिवेंचर्स का रेट अलग होगा। देखा ना, 9% प्रेफरेंस शेयर, 12% डिवेंचर्स, वो सब क्या होती है, कॉस्ट ही तो होती है कि उनको प्रेफरेंस शेयर्स को कितना डिविडेंड देना है, डेट्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है। तो वो इंटरेस्ट और डिविडेंड के रेट्स अलग अलग होते हैं। तो किससे कितना पैसा ले ताकि मेरी कॉस्ट क्या है, कम आए, ठीक है ना। किससे कितना पैसा ले ताकि मेरी कॉस्ट क्या आ जाए, कम आ जाए। तो वो हमें यहाँ पर देखना है, फाइनेंसिंग डिसीजन। अब ये सेकंड जो चैप्टर है फाइनेंसिंग डिसीजन, इसके अंदर हालांकि और भी टॉपिक्स है, जैसे फाइनेंसिंग डिसीजन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, इसको हम टॉपिक वाइज कर लेंगे जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर जैसे ही तुम्हारे पास पैसा आ गया तो तुम्हें क्या लेना होगा, उसके यूटिलाइजेशन का डिसीजन लेना पड़ेगा, यानी कि इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या फिर इसका दूसरा नाम है कैपिटल बजटिंग। अब ये क्या होगा, आपकी मैनेजमेंट को ना डिसीजन लेना होगा कि आप पैसा किस में इन्वेस्ट करो। ऑब्वियसली जहां रिटर्न अच्छी मिलेगी वो इन्वेस्ट करूंगा। अब सोच के देखो, हर कोई ना ये डिसीजन लेता है, जरूरी नहीं है सिर्फ मैनेजमेंट ही, एफएम नहीं पढ़ा हुआ बंदा भी ना ये डिसीजन लेता है। घर के लिए टीवी लाना है, क्रोमा में गए या किसी भी स्टोर में गए, उसने आपको 4 ऑप्शन दिखाए, आप क्या करोगे, किसी एक में पैसा इन्वेस्ट करोगे। एसी खरीदने गया, उसने मुझे चार अलग अलग कंपनीज के एसी दिखा दिए, मैं क्या करूंगा, किसी एक को खरीदूंगा, ठीक। तो ये क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं कि आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हो। ऐसे ही मेरे पास क्या होगा, मुझे ना ऑप्शन दिए जाएंगे, मान लो मुझे मशीन खरीदनी है तो मैं कौन सी मशीन खरीदूं, मुझे कंप्यूटर खरीदना है, मैं कौन सा कंप्यूटर खरीदूं जिससे मुझे रिटर्न अच्छी मिले, जिससे मुझे रिटर्न अच्छी मिले। तो वो हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर तुम्हारे कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लेंदी और सबसे खतरनाक टॉपिक है, ठीक। सिर्फ एक ये चैप्टर है जिसमें बच्चे घूम जाते हैं अगर उन्होंने शुरू से रिवाइज करना शुरू नहीं करा तो ये एक चैप्टर ऐसा है, मतलब क्या होता है, रेशो चैप्टर ऐसा है जिसमें अगर तुम लास्ट में भी रिवीजन करते हो ना, ये चैप्टर समझ आ जाता है, क्योंकि इसमें बस फॉर्मूले हैं, रेशो के फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूले तुमने पहले भी पढ़े हैं। बाकी चैप्टर्स में भी ना ऐसा है कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लो चलेगा, बट ये चैप्टर ऐसा है जिसमें 1% भी क्लास में अटेंटिवनेस नहीं होनी, 1% भी आपको घर पे जाके लेजी नहीं होना इस चैप्टर के लिए, क्योंकि ये चैप्टर वरना खा जाएगा, मतलब क्योंकि एक अच्छा चैप्टर है लेवल का, ठीक। ऐसा नहीं है कि मैं मुश्किल बोलूंगा इसको, लेकिन ये बहुत अच्छे लेवल का चैप्टर है जिसको समझने के लिए पूरी अटेंशन चाहिए, ठीक। सिर्फ एक चैप्टर पूरे कोर्स में, पूरे सब्जेक्ट में, ठीक। तो ऐसे करके तीन टॉपिक्स मैंने ये बताए, इसी के अंदर 2-3 चैप्टर्स आ जाते हैं, और एक आधा चैप्टर जैसे वर्किंग कैपिटल, ये एक हमारा चैप्टर है, 4th चैप्टर, ठीक। क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स के लिए बात करता है, वर्किंग कैपिटल के लिए अलग से बात करेंगे, ठीक। तो ऐसे करके टोटल 3 ये हो गए, इसमें भी 2-3 हो गए, तो टोटल करके 6-7 चैप्टर्स हैं हमारे पास इस कोर्स के अंदर, पूरा का पूरा सब्जेक्ट के अंदर ये कोर्स। चलो अब अपन शुरू करते हैं अपने चैप्टर वाइज, बहुत हो गया एफएम के बारे में।
अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, डाल दो हेडिंग फ्रेश पेज पे, रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस, रेशो एनालिसिस, रेशो एनालिसिस, रेशो एनालिसिस, ब्रैकेट में लिख देना 6 to 8 मार्क्स, रेशो एनालिसिस 6 to 8 मार्क्स, मोर और लेस कंफर्म, तो लिख दो कंफर्म, ऑलमोस्ट कंफर्म। बस 100% कंफर्म क्यों नहीं बोलते, क्योंकि आईसीआई हमारे सामने, तो उसमें 100% नहीं चलता, उसमें मोर और लेस चलता है, ठीक है ना। कहीं मैं 100 बोल दूं और कल को नहीं आया तो दिक्कत है, बट ऑलमोस्ट ये है कि आएगा। इस सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स है ना, ऑलमोस्ट हर चैप्टर से क्वेश्चन दिखेगा, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिससे छूटेगा। कोस्ट और एफएम दोनों में ऐसा ही चलता है, कोस्ट अकाउंटिंग में भी, और जितने चैप्टर्स है सब में से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता है, एक चैप्टर छोड़ के, और इसमें भी ऑलमोस्ट हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिससे ना आए, ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट यही है। अब रेशियो एनालिसिस क्या करता है, हम बात करते हैं किसकी, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, और बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही क्या है, आसान चैप्टर है। रेशियो के साथ वर्ड क्या लिखा हुआ है, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या है, कुछ कैलकुलेट करना या एनालाइज करना, एनालाइज करना, कैलकुलेशंस वगैरह, यानी कि हमें प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट सब कुछ निकाल चुके हैं, हमें सिर्फ उन प्रॉफिट को एनालाइज करना है, ठीक। बचपन से एक रेशियो निकालते हुए आए होंगे, जीपी रेशियो। जीपी रेशियो क्या बोलते थे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या होती थी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, वो तो करंट रेशियो थी। जीपी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इंटू 100, बिल्कुल ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इंटू 100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कितनी सेल है, उस पर कितना ग्रॉस प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। मान लो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ रही है 30%, तो इसका मतलब क्या होता था कि अगर आप 100 रुपए की सेल करते हो, तो उस पर 30 रुपए का आपका क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। 30 रुपए का आपका क्या रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा। तो हम ना देखना चाहते हैं, अब मान लो मेरी मैनेजमेंट है, मेरी मैनेजमेंट में उन्होंने मुझे एक टारगेट दिया था कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट 35% होना चाहिए। तो अगर मेरा 30% आ रहा है, तो मैं क्या स्टेप्स लूं ताकि मेरा प्रॉफिट और बढ़ जाए। कैसे मैं अपने स्टेप्स बढ़ाऊं, या तो मैं अपना रिवेन्यू बढ़ाऊंगा या अपनी कॉस्ट कम कर दूंगा, दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो सेल बढ़ा दूंगा, सेल प्राइस बढ़ा दूंगा, या तो कॉस्ट कम कर दूंगा। तो दोनों में से एक चीज मुझे यूज करके अपना फिर वो टारगेट अचीव करना पड़ेगा। तो ये ऐसे ही काफी सारे एनालिसिस हमें यहाँ पर देखने हैं। सर क्या सिर्फ बैलेंस बैलेंस शीट को एनालाइज करता है ये रेशियो एनालिसिस, नहीं, ये बैलेंस शीट और पी&एल दोनों को एनालाइज करता है। ये किसको एनालाइज करता है, बैलेंस शीट को भी और पी&एल को भी। लिखना कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्निक, रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्निक, रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्निक, is a technique of analyzing of analyzing of analyzing the financial statements of a company, of analyzing the financial statements of a company, the financial statements of a company, financial statements of a company। अंडरलाइन कर दो एक तो वर्ड टेक्निक को और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। बताएगा कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी क्या होते हैं, बैलेंस शीट, पी&एल, कैश फ्लो, नोट्स अकाउंट। बट यहाँ पर एफएम में हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं, मतलब वो बैलेंस शीट और पी&एल की बात कर रहे हैं। कैश फ्लो को हम एनालाइज नहीं करते, कैश फ्लो तो अलग से बन जाता है, और नोट्स अकाउंट तो होते ही नहीं का पार्ट है। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जहां तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखा है उसके नीचे दो पार्ट कर दो, एक साइड लिख दो पोजीशन स्टेटमेंट। क्या होता है पोजीशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। पोजीशन स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट, और एक हमारा हो गया इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम पी&एल बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पी&एल। ठीक, तो एक हो गई बैलेंस शीट और एक हमारी क्या हो गई, पी&एल। बैलेंस शीट और पी&एल यानी कि पोजीशन स्टेटमेंट और
इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट। एक बात बताओ, क्या अगर मुझे रेशो क्या है, रेशो का मतलब है किन्हीं भी चीजों को एनालाइज करना। क्या हम एक सिंगल चीज के उसी खुद के साथ रिलेशन निकाल सकते हैं, या रिलेशन चाहिए हमें दो चीजों का कम से कम? मतलब अगर कोई भी रिलेशन हमें देखना है किसी भी चीज के बीच में, जैसे मैंने जीपी रेशो की बात की, अगर मुझे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालना था, यानी कि एक रेशियो निकालना था, एक रिलेशन निकालना था, तो रिलेशन के लिए मुझे कम से कम कितनी चीजें चाहिए? दो तो चाहिए, दो से ज्यादा हो सकती हैं बट दो से कम, यानी कि एक चीज का रिलेशन नहीं निकलेगा। रिलेशन के लिए कितने होने हैं? जो दो होने जरूरी है, ठीक है ना। तो जैसे ग्रोस प्रॉफिट और सेल का रिलेशन देखा, तो यहीं पर रेशियो एनालिसिस के लिए हमें रिलेशनशिप निकालना है किसमें? दो या दो से ज्यादा चीजों में। तो लिखना इसके बाद नेक्स्ट लाइन में, यूजिंग दिस टेक्निक, यूजिंग दिस टेक्निक, comma, we have to establish, using this technique we have to establish some relationships between, some relationships between, some relationships between two or more variables, relationships between two or more variables, and these relationships, and and these relationships, these relationships can be expressed, these relationships can be expressed, can be expressed in the form of, can be expressed in the form of, in the form of के बाद डैश डाल दो। तो क्या कह रहा है इसमें, क्या बोला? यूजिंग दिस टेक्निक वी हैव टू एस्टेब्लिश सम रिलेशनशिप, तो अंडरलाइन करना सम रिलेशनशिप को, अंडरलाइन कर दो सम रिलेशनशिप को, बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, अंडरलाइन कर दो टू और मोर वेरिएबल्स, एंड दीज रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि हमें क्या करना है, कुछ वेरिएबल्स में हमें रिलेशन निकालना है जहां पर कम से कम दो, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स होने जरूरी है। अब क्या क्या होंगे? इन द फॉर्म ऑफ, डैश डाल के नेक्स्ट लाइन में लिखना फर्स्ट पॉइंट, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, फर्स्ट पॉइंट प्रॉफिटेबिलिटी, सेकंड पॉइंट सोलवेंसी, फर्स्ट पॉइंट हो गया प्रॉफिटेबिलिटी, सेकंड पॉइंट हो गया सोलवेंसी, थर्ड पॉइंट हो गया लिक्विडिटी, थर्ड पॉइंट हमारा हो गया लिक्विडिटी, फोर्थ पॉइंट टर्नओवर, लिक्विडिटी, फिर आ गया टर्नओवर, और लास्ट पॉइंट हो गया फाइनेंशियल रेशियोज, लास्ट पॉइंट आ गया फाइनेंशियल रेशियोज। तो यानी कि ये जो चैप्टर है ये हमारा इन 5 टॉपिक्स में बटा हुआ है। पहला टॉपिक क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी। मान लो अपना अपना दिमाग कंपनी की मैनेजमेंट के पॉइंट से सोचना, ये मत सोचना कि तुम पढ़ रहे हो, तुम ये सोचो कि तुम कंपनी की मैनेजमेंट में बैठे हो, तुम अपनी कंपनी को एनालाइज करना चाह रहे हो। तो तुम अपनी कंपनी को एनालाइज कैसे कैसे करोगे? पहला देखोगे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कंपनी कैसा प्रॉफिट कमा के दे रही है, अच्छा है बुरा है, तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी के अलग अलग रेशियोज होंगे, ठीक। फिर देखोगे कंपनी की सोलवेंसी कैसी है, सोलवेंसी मतलब क्या, कि कंपनी कितनी सोलवेंट है, यानी कि वो कहीं उसका दिवालिया तो नहीं निकलने वाला, कंपनी के पास अच्छा खासा है ना पैसा वगैरह सब कुछ, तो वो देखोगे। थर्ड आती है लिक्विडिटी। कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी तो हमने देख ली, प्रॉफिट और कैश दोनों अलग बात है ना, पता है ना ये चीज। प्रॉफिट अगर आपका 10 लाख है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है आपके पास 10 कैश, कैश भी 10 लाख है। प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी अलग अलग चीज है, प्रॉफिट और कैश अलग है। तो आप ये भी देखोगे कि भले ही आपकी फर्म प्रॉफिट तो कमा रही है बट आपके पास लिक्विड में कैश वगैरह भी अवेलेबल है या नहीं है, लिक्विडिटी कैसी है कंपनी, ठीक, वो देखोगे। फिर उसके बाद टर्नओवर, आपका टर्नओवर कैसा है, एक सेकंड। हाँ, तो मैंने क्या बोला, लिक्विडिटी हो गया। फिर फोर्थ नंबर पे हमारा क्या रहेगा? टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि हमारी कैसी सेल्स है, कितनी हम सेल कर पा रहे हैं, तो वो देखने के लिए हमारा क्या होता है? टर्नओवर का। और लास्ट होता है फाइनेंशियल, यानी कि कुछ चीजें ऐसी जो फाइनेंस से रिलेटेड होगी, जो इंटरेस्ट वगैरह हो गया, कुछ भी ऐसे फाइनेंस से रिलेटेड चीजों को भी हम कंपेयर करेंगे। तो ये 5 चीजों का कंपैरिजन देखेंगे। तो ये 5 टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। और एक और टॉपिक है, प्लस करके लिखना, वो 6 मत लिखना उसको, क्योंकि वो कोई रेशियो नहीं है, वो है ड्यूपॉन्ट एनालिसिस, DUPONT, DUPONT, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस, एनालिसिस। तो ये 6 टॉपिक्स बस हमारे इस चैप्टर में है, ये 6 टॉपिक खत्म तो चैप्टर हमारा इजीली खत्म। चलो डालना हेडिंग फर्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, फर्स्ट डालना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज।
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। पहली हेडिंग है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। ठीक, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब क्या कि कंपनी कितना अर्न कर रही है, कितना पैसा कमा पा रही है, कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी के बारे में बात करेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी कि जीपी रेशियो अगर 30% है तो मतलब कंपनी 30% ग्रॉस प्रॉफिट कमा लेती है। अगर कोई दूसरी कंपनी है जिसका 35% है तो किसकी अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है, दूसरी कंपनी की, क्योंकि उसकी जीपी रेशियो ज्यादा है। तो ये अर्निंग कैपेसिटी के बारे में बात करेगा। अब आप अर्निंग दो तरीके से कमा सकते हो। पहली अर्निंग तो कैसे कमाओगे, मैं सामान बेच बेच के कमा लूंगा। पहली अर्निंग तो क्या हो गई, मान लो मेरा टीचिंग है, जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो मैं बच्चों को पढ़ा पढ़ा के अर्निंग ले रहा हूँ। और दूसरी अर्निंग कैसे आ सकती है, मैं बैंक में एफडी करा देता हूँ, उस पर क्या मिलेगा मुझे, इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी तो अर्निंग है, वो भी तो प्रॉफिट है मेरा, इनकम है ना वो भी। तो अब प्रॉफिटेबिलिटी कितने टाइप से हो सकती है, दो टाइप से, एक तो सेल्स के बेसिस पे, एक इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, कि आपने किसी बैंक में एफडी करा दी या कहीं पर और शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया पैसा जिससे आपको डिविडेंड आ रहा है, तो वो सारे क्या है, इन्वेस्टमेंट बेसिस। तो लिखना इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, दीज आर दोज रेशियोज, these are those ratios which tells us, these are those ratios which tells us about the earning capacity, which tells us about the earning capacity, which tells us about the earning capacity of a company, of a company। अंडरलाइन कर देना अर्निंग कैपेसिटी को, अंडरलाइन कर देना अर्निंग कैपेसिटी को। देखो ध्यान से कॉन्सेप्ट्स को भी, ये सब चीजें ना ऐसा मत सोचना कि सर क्यों लिखवा रहे हो इतनी ज्यादा थ्योरी, हमारे पेपर एमसीक्यू भी आने वाले, पता है तुम लोगों को एमसीक्यू भी रहने वाला है। तो ये सब चीजें ना एमसीक्यू में बहुत पूछी जाने वाली है कि भाई बताओ प्रॉफिटेबिलिटी किसके ऊपर काम करेगा, अर्निंग के ऊपर काम करेगा। तो ऐसी सब चीजें एमसीक्यू में बहुत पूछे जाने वाली है। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम कम से कम 30 में से 25 नंबर एमसीक्यू में बनाएं, ताकि तभी बाकी आप सब्जेक्टिव में ज्यादा ज्यादा स्कोर कर पाओगे, ठीक है ना। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है, थ्योरी भी जरूरी है, ठीक। तो क्या कहता है, अर्निंग कैपेसिटी की बात करेगा, फुल स्टॉप। these ratios are expressed in these ratios are expressed in percentage terms, these ratios are expressed in percentage terms, these ratios are expressed in percentage terms, ठीक। these ratios are expressed in percentage terms। तो ये किसकी बात करता है, परसेंटेज टर्म्स, मतलब जिसमें जितने भी रेशियो हम निकालेंगे ना सब में परसेंट आएगा। सर जरूरी है कि हर रेशियो परसेंटेज टर्म्स में ही हो, नहीं, रेशियो का मतलब ही क्या होता है, फ्रैक्शन में। जैसे मान लो 2:1 एक रेशियो है, बट कुछ कुछ रेशियो हम परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं, जैसे 30% यानी कि 30/100 हो गया, तो वो हमारा क्या हो गया, परसेंटेज टर्म्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जितनी भी निकलेगी सारी की सारी किसमें रहेगी, परसेंटेज टर्म्स में रहेगी, ठीक, फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम लिखना, profitability ratio can be classified, profitability ratio can be further classified into, profitability ratio can be further classified into, further classified डैश डाल के पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, नहीं अभी बस नाम लिखूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, फर्स्ट पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेकंड पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स पे प्रॉफिटेबिलिटी, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो एक तो ऊपर परसेंटेज टर्म्स को अंडरलाइन कर देना, जहां पर हमने लिखा था परसेंटेज टर्म्स वो अंडरलाइन कर देना, और सेल्स और इन्वेस्टमेंट वर्ड को अंडरलाइन कर दो, सेल्स और इन्वेस्टमेंट वर्ड को अंडरलाइन कर दो, ठीक। तो कुछ सेल्स के बेसिस पे होगी, कुछ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे होगी। तो आज हम बात करेंगे किसकी, सेल्स के बेसिस पे। तो डालना हेडिंग प्रॉफिटेबिलिटी इन द profitability on the basis of sales, profitability on the basis of sales, profitability on the basis of sales, profitability on the basis of sales। इसमें लिखना फर्स्ट रेशियो, फर्स्ट पॉइंट प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, इसमें फर्स्ट पॉइंट ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, फर्स्ट पॉइंट ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या है फॉर्मूला इसका, नेट सेल्स इनटू 100, लिख दो ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट वर्ड जरूर लिखना सेल्स के साथ, क्योंकि अगर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न है तो हमें उसको माइनस करना है, ठीक। तो नेट सेल्स आएगा, इसलिए ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ग्रोस प्रॉफिट कहां से मिलता है हमें,
ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है, बट कंपनीज के केस में ट्रेडिंग अकाउंट जैसा कुछ नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, कंपनीज के केस में क्या होगा, सेल्स माइनस सीओजीएस, तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अभी आगे जाके लिखवाऊंगा सारे फॉर्मूलेस, कोई बात नहीं, अभी समझाने के लिए था सिर्फ कि अगर मैं सेल्स ले लूं और उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दूं तो वो मेरा क्या आ जाता है, सीओजीएस आ जाता है, क्योंकि कंपनी के केस में हम कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते, ठीक है ना। तो इसलिए चलो लिखना, इफ नेक्स्ट टाइम में इसी में, इफ जीपी रेशियो इज 40%, if GP ratio is 40%, if GP ratio is 40% 40, then it indicates that, then it indicates that on every rupee 100 of sale, it indicates that on every rupee 100 of sale, comma, gross profit will be every rupee 100 of sale, comma, gross profit will be rupees 40। तो अगर ग्रोस प्रॉफिट रेशो 40% है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 100 रुपए की सेल करते हो तो आपका 40 रुपए का क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट होगा। क्या कहते हो, ग्रोस प्रॉफिट रेशो जितनी कम होगी उतना अच्छा है या जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा है, जितनी ज्यादा होगी। तो इसके नीचे एक लाइन लिखना फुल स्टॉप लगा के, हाइयर द रेशो द बेटर इट इज, हाइयर द रेशो द बेटर इट इज, हाइयर द रेशो द बेटर इट इज। ये फॉर्मूला याद आ रहा है ना सबको या नहीं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू जीपी, याद है, ठीक। मतलब इसको इधर भी लिख सकते हो, इक्वल टू सीओजीएस चला जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 100 रुपए की सेल कर रहा हूं जिसमें से 40 रुपए अगर मेरा ग्रोस प्रॉफिट है, तो यानी कि कॉस्ट कितनी हुई, 60 रुपए। तो नेक्स्ट लिखना सीओजीएस रेशो, सेकंड पॉइंट सीओजीएस रेशो, सेकंड पॉइंट लिखना सीओजीएस रेशो, सीओजीएस रेशो फुल, इसका फॉर्मूला लिखना इक्वल्स टू, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि सीओजीएस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, सीओजीएस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। क्योंकि हम सब कुछ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स निकाल रहे हैं तो डिवाइड में क्या रहेगा, सेल्स ही रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स निकाल रहे हैं तो डिवाइड में क्या रहेगा, सेल्स ही रहेगा। फॉर्मूला क्या हो गया, सीओजीएस अपॉन सेल्स इनटू 100 फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम लिखना, इफ जीपी रेशियो इज 40%, इफ जीपी रेशियो इज 40%, हाँ, if GP ratio is 14%, then COGS ratio must be 60%. COGS ratio must be 60%. It indicates that, full stop, it indicates that on every rupee 100 of sale, on every rupees 100 of sale, it indicates that on every rupees 100 of sales, comma, COGS is rupees 60. COGS is rupees 60. COGS is rupees 60। तो यानी कि अगर मैं 100 रुपए की सेल कर रहा हूं तो उसमें मेरी कॉस्ट क्या आ गई, 60 रुपए आ गई। तो क्या कहते हो, हायर द बेटर, हायर द रेशियो द बेटर इट इज, या लोअर द रेशियो द बेटर इट इज, लोअर, तो लिख दो लोअर द रेशियो द बेटर इट इज, 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 ठीक। लिखना नोट, नोट, नोट नंबर 1, जीपी रेशो प्लस, जीपी रेशो प्लस सीओजीएस रेशो इक्वल्स टू कितना, 100%। जीपी रेशो प्लस सीओजीएस रेशो इक्वल्स टू 100%। नोट नंबर 2, ये फॉर्मूला लिख लो, सेल्स माइनस सीओजीएस इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस सीओजीएस इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। थर्ड, सीओजीएस इक्वल्स टू, सीओजीएस इक्वल्स टू क्या होता था फॉर्मूला, वो तो हो गया भाई, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इफ एनी माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो लिख दो सीओजीएस इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक।
तो ये हो गई हमारी दो रेशियोज, पहले हमने पढ़ी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरी हमने पढ़ी सीओजीएस रेशियो। थर्ड लिखना, थर्ड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। थर्ड हमारी हो गई नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। कभी सुना है ये प्रॉफिट? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो सुना है? रेशियो क्या होता है बताओ? आए वो वाला 12th में? ठीक है, फिर तो बताओ, मतलब बताओ। ऑपरेटिंग बिल्कुल, कहते हैं आपने अपने बिजनेस के जो मेन ऑपरेशन है यानी कि डे टू डे एक्टिविटीज है उससे आपने कितना प्रॉफिट कमाया उसकी रेशियो आप कैलकुलेट करते हो। तो ये क्या होती है, ये ना मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छी रेशियो यही मानी जाती है। मान लो मैं एक कंपनी का मैनेजर हूँ, ठीक है ना, मान लो मैं कंपनी का क्या हूँ, मैनेजर। मैंने इतना अच्छे से बिजनेस करा, लेट्स से मैंने इतने अच्छे से बिजनेस करा कि उसके अंदर मैंने 80,000 रुपए का प्रॉफिट कमा दिया। मैंने इतने अच्छे से बिजनेस करा कि 80,000 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट कमा दिया। अचानक से क्या हुआ, एक अर्थक्वेक आया और मेरे बिजनेस पे थोड़ा सा इफेक्ट आया उसका और 1 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। अर्थक्वेक क्या कर गया, नुकसान। तो आपका नेट प्रॉफिट कितने का हुआ, 20,000 का लॉस दिखेगा। 80,000 का प्रॉफिट वैसे कमाया था मैंने, लेकिन 1 लाख का नुकसान हो गया, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000 रुपए। होता है ना यार, अर्थक्वेक छोड़ो, आग लग गई, मान लो गोडाउन में आग लग गई, 1 लाख का सामान जल गया, तो पीएनएल अकाउंट में डालते थे ना लॉस बाय फायर 1 लाख रुपए, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा नेट लॉस दिखेगा कितने का, 20,000 रुपए का। हाँ मतलब अगर क्लेम मिल गया तो एडजस्ट हो जाएगा, वो क्रेडिट साइड पे आ जाता है पीएनएल में, बट मान के चलो कि 1 लाख का नुकसान हो गया और कोई क्लेम वगैरह नहीं मिल रहा, तो यानी कि आपका कितने का हो गया, 20,000 रुपए का। आपका कितने का नुकसान हो गया, आपका कितने का टोटल नेट लॉस हो गया, 20,000 रुपए का। ठीक, तो वो हो गया। लेकिन अब उसके बाद हम जब बात करेंगे, कंपनी का जो ओनर है ना वो आया मेरे पास और आके मुझ पर चिल्लाने लग गया, कहता है कि क्या कैसे बिजनेस कर रहे हो, 20,000 रुपए का नुकसान कर दिया ये वो। तो लेकिन क्या एज अ मैनेजर मैंने नुकसान करा? नहीं, मैंने तो 80,000 का प्रॉफिट कमा के दिया था। तो मैं उससे बोलूंगा कि सर आप ना नेट प्रॉफिट देख रहे हो, आप नेट प्रॉफिट मत देखो, आप नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, उसमें मेरी मेहनत दिखेगी आपको। वो देखो 80,000 का प्रॉफिट है, वो तो बाय चांस आग लग गई या अर्थक्वेक आ गया, कोई ऐसा एक्ट हो गया जिसकी वजह से मैं नुकसान में चला गया, लेकिन वैसे तो मेरी कंपनी ने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो लिखना, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक, नोट लिखना, नोट लिखना। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस द प्रॉफिट, net operating profit means the profit which is earned by a company, which is earned by a company from its, which is earned by a company from its, from its day to day operations, from its day to day operations, from its day to day operations like operations like sale of goods, like sale of goods, comma rendering of services, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एक्सेट्रा। यानी कि आप सेल कर रहे हो गुड्स का या फिर सर्विसेज दे रहे हो, उनसे जो प्रॉफिट कमाया वो हो गया आपका फुल स्टॉप। ठीक ना, दीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, हाँ नोट हियर, दीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आर, these operating profits are considered, these operating profits are considered to be the most important, these operating profits are considered to be the most important as far as management is concerned, as far as management is concerned। तो कहता है कि जैसे अगर आप मैनेजमेंट की बात करो तो मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा किससे फर्क पड़ेगा, इसी प्रॉफिट से फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको अंडरलाइन कर दो, मोस्ट इंपोर्टेंट, या कुछ ऐसा वर्ड लिखा है ना, हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन कर दो। नेक्स्ट टाइम लिखना, लेट्स से नोट नहीं है, नॉर्मल पॉइंट है, लेट्स से नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 25%, लेट्स से नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो
is 25%, is 25%, comma, it indicates that on every rupee 100 of sales, on every rupee 100 of sales, it indicates that on every rupee 100 of sales, comma, net operating profit is 25%. Oh, sorry, rupees 25. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज रुपीज 25. तो क्या कह रहा है, कहता है कि अगर आपकी 100 रुपए की सेल है तो उसमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना रहेगा, 25 रुपए, अगर आपकी 25% है. ठीक, क्या कहते हो, हायर या लोअर? हायर. तो हायर द रेशो द बेटर इट इज. हायर द रेशो द बेटर इट इज. हायर द रेशो द बेटर इट इज. फोर्थ पॉइंट, हायर द रेशो द बेटर इट इज. फिर उसके बाद आ जाओ फोर्थ पॉइंट. 5 है टोटल, 2 और बचे. फोर्थ पॉइंट, ऑपरेटिंग, इसको ना ऐसे लिखना, फोर्थ पॉइंट को लिखना ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो. कॉस्ट को ब्रैकेट में रखना, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो. ब्रैकेट में क्यों रखवाया इसको, क्योंकि इसमें जो ये कॉस्ट वर्ड है ना, ये हिडन होता है. इसमें जो ये कॉस्ट वर्ड होता है, ये क्या होता है, हिडन. ये मतलब ये वर्ड आपको विजिबल नहीं रहेगा, ये वर्ड छुपा रहेगा इसमें, ठीक है ना, हिडन रहेगा. तो मतलब अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग रेशियो लिखा गया तो मतलब कौन सा बात कर रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो की बात कर रहा है. सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो लिखा गया है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो लिखा गया, दोनों के दोनों क्या है, ये वाले. ठीक, तो जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वैसे ही हमारा क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है. कि जो मेरी डे टू डे से खर्चे लगे वो खर्चे यहाँ पर इंक्लूड करने. मतलब अगर कोई आग लग गई, उससे 1 लाख का लॉस हो गया, तो वो मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं मानी जाएगी. तो लिखना ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इक्वल्स टू नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100. नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100. नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लिखना नोट्स में, नोट्स लिखना, नोट नंबर 1. नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू, नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू COGS, क्योंकि जो COGS है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो भी मेरे ऑपरेटिंग का ही पार्ट है. तो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम, माइनस ऑपरेटिंग इनकम. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम. ठीक, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम. फुल स्टॉप. नेक्स्ट टाइम लिखना इफ net operating profit ratio, if net operating profit ratio is 25%, if net operating profit ratio is 25%, then operating ratio must be 75%. अगर आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25% है तो सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी. इट इंडिकेट्स दैट on every rupee 100 of sale, on every rupees 100 of sale, on every rupee 100 of sale, comma, net operating cost is rupees 75. Net operating cost is rupees 75. तो एक और नोट लिख दो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इक्वल्स टू 100%. यानी कि थर्ड और फोर्थ दोनों रेशियो प्लस करके कितना आ जाएगा, 100%. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू 100%, इक्वल्स टू कितना, 100%. लास्ट फिफ्थ पॉइंट वहीं आ जाएगा वैसे लक्ष्य, बहुत आराम से आ जाएगा. फिफ्थ पॉइंट, नेट ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग सॉरी नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ये तो हमें पता ही है। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या होता है? जो सब कुछ माइनस करके, चाहे वो ऑपरेटिंग खर्चे हो, चाहे नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हो, सब कुछ माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा क्या होता है? नेट प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या हो गया? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक, जहां पर तुमने नेट प्रॉफिट लिखा है ना, उसके साथ अगर जगह है तो उसके साथ लिख दो, या फिर एक और फॉर्मूला लिख दो, और अर्निंग आफ्टर टैक्स। मतलब यहाँ पर नेट प्रॉफिट को ना अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोला जाता है। नेट प्रॉफिट और अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक, तो अगर जगह है तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, वरना पूरा फॉर्मूला एक और बार लिख दो, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू। तो क्योंकि यहाँ पर जो हम इनकम स्टेटमेंट देखेंगे ना, उसमें बहुत सारे प्रॉफिट दिखेंगे, ग्रोस प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऐसे करके वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये वो। तो उसमें कौन सा लेना है हमें? आफ्टर टैक्स वाला लेना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला माना जाएगा। ठीक, लिखना इफ नेट प्रॉफिट रेशो इज, इफ नेट प्रॉफिट रेशो, बस लास्ट लिखने वाला, फिर एक एग्जांपल करेंगे। नेट प्रॉफिट रेशो इज 12%, नेट प्रॉफिट रेशो इज 12%, it indicates that 12%, then it indicates that on every rupee 100 of sales, indicates that on every rupee 100 of sales, comma, net profit or earning after tax, net profit or earning after tax will be rupees 12, will be rupees 12। ठीक, तो क्या कह रहा है कि अगर आपका नेट प्रॉफिट रेशियो 12% है, तो उस केस में आपका नेट प्रॉफिट या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना रहेगा? 12%। तो देख रहे हो, अब यही चीज रटने के लिए कितना सिंपल है, सबके डिवाइड में तो क्या है? नेट सेल्स है, तो जिसका रेशियो पूछा है बस वो ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में नेट सेल्स इनटू 100, बट साथ में समझना भी जरूरी है। ठीक है ना? देखना एक एग्जांपल। अच्छा, इसके नीचे मैंने ऊपर वाले के लिए लिखवाया था क्या? हायर या लोअर? थर्ड में लिखवा दिया था। फोर्थ वाला क्या था? कॉस्ट रेशियो था, तो क्या कहते हैं? लोअर। तो लिख दो फोर्थ वाले में लोअर द रेशियो द बेटर इट इज, लोअर द रेशियो द बेटर इट इज। और फिफ्थ वाले में हायर, लोअर द रेशियो द बेटर इट इज, जितना कम होगा उतना अच्छा है। और फिफ्थ वाले में हायर द रेशियो द बेटर इट इज, हायर द रेशियो द बेटर इट इज। लिखना एक एग्जांपल, एग्जांपल फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द फॉलोइंग, लिखना एग्जांपल फ्रॉम द फॉलोइंग, कॉमा, फ्रॉम द फॉलोइंग, कॉमा, कैलकुलेट, फ्रॉम द फॉलोइंग, कैलकुलेट, कैलकुलेट के बाद लिखना फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट फर्स्ट पॉइंट, जीपी रेशो, जीपी रेशो, सेकंड पॉइंट सीओजीएस रेशो, जीपी रेशो, सीओजीएस रेशो, थर्ड पॉइंट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, जीपी रेशो, सीओजीएस रेशो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, फोर्थ पॉइंट ऑपरेटिंग रेशो, फिफ्थ पॉइंट नेट प्रॉफिट रेशो, सिक्स पॉइंट जनरल एक्सपेंस रेशो। पांच तो वही हो गए जो हमने पीछे पांच हेडिंग डाली है, जीपी रेशो, सीओजीएस रेशो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट ऑपरेटिंग रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, और लास्ट हो गया जनरल एक्सपेंसेस रेशो, जनरल एक्सपेंसेस रेशो। ठीक है, तो डिटेल से लिख लेते हैं। बनाना एक ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, हाँ टी शेप भी बना लो, अभी बेसिक कर रहे हैं तो इसीलिए मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, बेसिक में टी शेप ही बना लेंगे अपन, बाद में आगे जाके क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें वैसा वाला दिख जाएगा। तो एक बना लो ट्रेडिंग अकाउंट, क्या क्या था ट्रेडिंग अकाउंट में याद है? इधर आ गया ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, तो लिखना ओपनिंग स्टॉक बना लो साथ साथ मेरे, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट लिखना 20,000, 20,000, परचेजेस ले लो 5,00,000, फिर क्या आ गया? वेजेस, परचेजेस ले लो 5,00,000, फिर क्या आ गया? वेजेस,
15,000, फिर कैरेज इनवर्ड्स 50,000 ले लो, कैरेज इनवर्ड कितना आ गया 50,000, और पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल एक काम करो 50,000 हो जाएगा, 5,000 कर लो इसको, ज्यादा गलत फिगर आ 5,000, और पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल इसको ले लो 10,000, पावर एंड फ्यूल कितना आ गया 10,000। क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, सेल्स आती है और क्लोजिंग स्टॉक आता है, तो सेल्स लिख दो, बाय सेल्स, बाय सेल्स कितनी 10 लाख, और बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000, तो क्या आ जाएगा इससे, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ जाएगा, तो निकालना ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। क्या, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना 6 लाख। फिर इसके बाद क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी ये भी हम टी शेप बना रहे हैं, तो यही ग्रॉस प्रॉफिट की तरह आ जाता है इधर, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना 6 लाख, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 6 लाख। ठीक, फिर डेबिट डेबिट साइड में खर्चे डालना शुरू करना। डेबिट साइड में खर्चे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 60,000 का 60,000, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन 60,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 50,000 50,000, 50,000, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस 25,000, जनरल एक्सपेंसेस 25,000, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर 40,000, लॉस बाय फायर 40,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 35,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 35,000, तो निकालना है। और क्रेडिट साइड में एक काम करो, एक इनकम भी डाल दो, लिखना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, क्रेडिट साइड में लिख दो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 10,000, तो 10,000 की एक इनकम आ गई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। जनरल एक्सपेंसेस आ गए कितने के 25,000 बोले शायद मैंने, लॉस बाय फायर 40,000, और इंटरेस्ट आ गया कितना 35, कितना आ रहा है 4 लाख का आ गया नेट प्रॉफिट, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितने का आ गया 4 लाख का, नेट प्रॉफिट कितने का आ गया 4 लाख। तेरा क्या, बस अब हमें इससे क्या निकालना है रेशियो, ये तो क्वेश्चन था अभी तक, अब आएंगे सॉल्यूशन पे, लिखना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सबसे पहले हमें क्या निकालने को बोला उसमें, जीपी रेशो, जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, तो ग्रोस प्रॉफिट कितना है 6 लाख, डिवाइड बाय नेट सेल्स कितनी है 10 लाख इनटू 100, यानी कि कितना आ गया 60%, कितना आ गया 60%। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या है, सीओजीएस रेशियो, सीओजीएस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस इक्वल्स टू, या तो कर लो सेल्स माइनस जीपी, दोनों चीजें दी हुई है तो ये वाला लगा लो, 10 लाख माइनस 6 लाख कितना आ जाएगा 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, कितना आ गया 40%। तुम दूसरे मेथड से भी सीओजीएस निकालते ना, सेम 4 लाख किया था, क्या होता दूसरा मेथड, ओपनिंग स्टॉक 20,000 प्लस परचेजेस 5 लाख प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो बात वही आती है 4 लाख में।
थर्ड, अब थर्ड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थर्ड देखना, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या होता है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो फॉर्मूला क्या है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स टू 100। तो अब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कितना? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये कैसे निकलेगा? हाँ, क्या कह रहे हो? किसमें से? ऑपरेटिंग इनकम तो कोई दिखी नहीं मुझे। 6 लाख क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो बिल्कुल सही बोला, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस कर देंगे किसको? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, और प्लस कर देंगे किसको? ऑपरेटिंग इनकम को। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखना, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है? 6 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने का है दीपांशु? 1,35,000। कैसे आए? एक तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी ऑपरेटिंग है, बिजनेस के लिए है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी, जनरल भी। लॉस बाय फायर क्या नहीं है? ऑपरेटिंग नहीं है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसको दिया है? डिबेंचर्स को, वो किसका है? फाइनेंसिंग का पार्ट है, ऑपरेटिंग का। ठीक, तो यानी कि कितने हो गए? 1,35,000। तो माइनस कर दो 1,35,000, प्लस कर दो इनकम कितनी? 0। तो यानी कि कितना आ गया? 4,65,000। 4,65,000। इसी को कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी होता है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट, जो हमारा लास्ट में नेट प्रॉफिट आया था वो, इसमें प्लस कर लो ऑपरेटिंग इनकम को, माइनस कर दो, सॉरी, प्लस कर दो ऑपरेटिंग, नेट प्रॉफिट में, हाँ, प्लस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, और माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को। तो नेट प्रॉफिट कितना था? 4 लाख, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने थे? ये दोनों थे ना, 40 और 35, यानी कि 75,000। तो प्लस 75,000 माइनस 10,000 की हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी। तो सेम वही आ गया कितना? 4,65,000। ठीक, ये 10,000 वाली जो हमारी नॉन ऑपरेटिंग, तो कितना आ गया? 4,65,000 डिवाइड बाय 10 लाख, 10 लाख आएगा ना डिवाइड में, तो इंटू 100, तो 46.50%। 46.50%। ठीक, नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्या आएगा? फोर्थ रेशियो हमारी आएगी ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इसको हालांकि सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम्स। तो 4 लाख का COGS था, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अभी हमने निकाले थे, कितने के थे? 1,35,000 के, ये वाले, माइनस ऑपरेटिंग कितनी है? 0। तो ये कितना आ गया? 5,35,000। तो यहाँ पर आ गया 5,35,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100। 5,35,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100। डन, फिर यहाँ तक। ठीक, तो ये हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो देख लो, ये 46.5 आया था, ये 46.5 था, ये 53.5 हो गया। दोनों का मिला के कितना हो गया? 100%। तो 53.50। फिफ्थ नंबर पे हमसे क्या मांगा था उसने? नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो फॉर्मूला क्या था? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट कितना है? 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100।
यानी कि कितना 40, कितना आ गया 40, क्लियर है क्या? 40%। और लास्ट लिखना 6 पॉइंट, जनरल एक्सपेंसेस रेशो, जनरल एक्सपेंसेस रेशो। जनरल एक्सपेंसेस रेशो क्या कह रहा है लास्ट पॉइंट? जनरल एक्सपेंसेस रेशो क्या होता है? 5 रेशियोज तो हमने पढ़ लिए, बट इस चैप्टर में ना ऐसा है जितने रेशियोज हम पढ़ेंगे ना उसके अलावा भी कोई एक दो रेशियो ना क्वेश्चन अपनी मर्जी से मांग सकता है, कोई अपनी मर्जी से मांग सकता है या दे सकता है निकालने को। तो या तो उसमें ना हिंट तुम्हें दे देगा, उसमें हिंट तुम्हें खुद ही दे देगा कि भाई क्या फॉर्मूला लगाना है। जैसे मान लो ऐसे लिख दिया टोटल डेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, तो इसका मतलब तुम्हें खुद बता दिया उसने कि डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशियो निकालना है। या फिर कुछ ऐसे मांग लेगा जैसे जनरल एक्सपेंस रेशियो मांग लिया। तो हम क्या देख रहे हैं? प्रॉफिटेबिलिटी, एक जनरल एक्सपेंस जो किसका पार्ट है? प्रॉफिटेबिलिटी का, खर्चे का पार्ट है। तो उस केस में हम उसका फॉर्मूला खुद से बना लेंगे 6th पॉइंट में, जनरल एक्सपेंस रेशियो इक्वल्स टू जनरल एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो जनरल एक्सपेंस कितने के थे? 25,000 के, डिवाइड बाय 10 लाख इनटू 100, तो कितना आया? आई थिंक 0.25%, क्या 0.25% या 2.5, 2.5, हाँ 2.5, 2.5%, क्लियर है? तो इस तरीके से हमें रेशियोज निकालने हैं। अभी हमने आज एक ही करा जिसका नाम था प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, फिर हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद ऐसे करके सारे टॉपिक्स हम खत्म कर लेंगे। ठीक है ना? कोई डाउट किसी भी चीज में?